बस 2 कदम है दूर। टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप का ताज लाना जरूर। 140 करोड़ भारतीयों के दिल टीम इंडिया से आज यही कह रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीते हुए 17 साल जो हो गए हैं। यही वजह है कि हर भारतीय कह रहा है कि पहले गयाना में, आज इंग्लैंड को 2 मात और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को मात देकर लाओ ताज। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। चलिए अब बात कर लेते हैं आज क्रिकेट की, क्योंकि आज मौका भी है। 17 साल एक लंबा टाइम फ्रेम होता है। कैप्टन कूल धोनी के करिश्मे के बाद हम 2014 में फाइनल में तो जरूर पहुंचे, लेकिन जीत नहीं मिली। 2016 और 2022 में भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ने से चूक गए। आज तो T20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली 10 विकेट की करारी हार का हिसाब चुकाने का भी दिन है। जीत को लेकर हमारा भरोसा ऐसा ही नहीं है। इस बार T20 के सुपर 8 तक टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी। रोहित शर्मा हिटमैन वाले अवतार में आ चुके हैं। बुमराह, कुलदीप अपने रंग में रंग चुके हैं। विराट और जडेजा से अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। सेमीफाइनल के हर समीकरण पर हम बात करेंगे। गयाना में बारिश के मंडरा रहे खतरे पर भी आज हम बात करेंगे। अगर बारिश से मैच धुला तो टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंचेगी, ये भी बताएंगे। गयाना से हमारी संवाददाता करिश्मा सिंह भी जुड़ेगी। साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता भी हमारे साथ बातचीत में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी करिश्मा के पास जाऊंगी। हम इस वक्त हैं प्रोविडेंस स्टेडियम में, जो कि है जॉर्ज टाउन गयाना में, जहां पर इंडिया का बड़ा सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है 27 जून को 8 PM IST। रोहित शर्मा की जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की। ये जो मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये एक रिपीट भी है। 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत इंग्लैंड से हारा था। रोहित से फियर ऑफ फेलियर पे भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरी टीम जो है उनको पता है कि सेमीफाइनल है। वो बार बार इस बारे में बात करके परेशान नहीं करना चाहते हैं टीम को। सबको पता है कैसे खेलना है और क्या डिसीजंस हैं जो ग्राउंड पे लेने चाहिए। यही वो स्टेडियम है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि यही है गयाना का स्टेडियम, जहाँ पर ये मैच होने वाला है। बड़ा इंडिया बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल, और उम्मीद यही की जा रही है पूरी टीम से कि वो जो है वो यहाँ पर अच्छा खेलेंगे। यहीं पर भारतीय टीम ने आज प्रैक्टिस भी की और काफ़ी देर प्रैक्टिस की, और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे रोहित शर्मा अपनी टीम को लेकर। जो भी कंडीशंस हों, जैसे भी हालात हों, वो तैयार हैं। पूरी इंडियन टीम तैयार है। उनको पता है कि देश क्या चाहता है उनसे, लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ कल मैच जीतने के बारे में सोच रहे हैं और उसके बाद वो फाइनल के बारे में सोचेंगे बारबाडोस में 29 जून को जो होगा। लेकिन फ़िलहाल पूरा देश यही चाहता है कि कल इंग्लैंड को हराया जाए, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में हार इंग्लैंड को नसीब हो और उसके बाद हम फाइनल में जाएं। धन्यवाद करिश्मा इस पूरे अपडेट के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि गयाना में पूरा माहौल सज चुका है। चलिए अब चलते हैं मेरे सहयोगी गौरव के पास। गौरव जी, गयाना में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के जीत के समीकरण और संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं? इंग्लैंड को मात देने के लिए क्या खास रणनीति टीम इंडिया को अपनानी चाहिए? रणनीति तो यही अपनानी चाहिए कि हमें अटैकिंग क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कि हम पिछली बार नहीं खेल पाए थे। हम पहले 10 ओवर में बहुत स्लो खेले थे वो सेमीफाइनल में, जो हम हार गए थे पिछली बार एडिलेड में, जबकि वो विकेट बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए। और आखिरी 10 ओवर में हार्दिक पांड्या ने बताया कि अगर उस विकेट पे अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए तो अच्छा स्कोर बन सकता था, लेकिन वो अच्छा स्कोर भी हमारा बना, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना जितना बनना चाहिए था। शायद 200 रन मिनिमम उस विकेट पे बनने चाहिए थे। और आज भी मुझे लगता है कि अगर बारिश नहीं होती और मैच होता है तो हमें उसी तरह की अटैकिंग फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिना डरे, बिना ये सोचे कि हमें हमारे विकेट्स बहुत जल्दी चले जाएंगे तो क्या होगा, या हम, क्योंकि देखिए इसमें एंकरिंग का उतना वो नहीं है, और ये वैसे भी प्रेशर मैच है, नॉकआउट मैच है, तो इसमें जो मेरे ख्याल से पहले अटैक करता है वो बाजी ले जाता है।
तो उस हिसाब से और रोहित शर्मा जिस तरह से खेले ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वैसा ही उनको गेम खेलना होगा। और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं और हम सभी को, क्योंकि वो बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और बिल्कुल विंटेज रोहित शर्मा जैसे हम जानते हैं उनको, जिस तरीके से वो बॉल पे प्रहार करते हैं, वो बहुत समय बाद ऐसा नज़र आया है। विराट कोहली से ज़रूर चिंता है, लेकिन देखिए बड़े प्लेयर हैं और बड़ा मैच आएगा तो ज़रूर अपना गेम रेज़ करेंगे वो भी। तो ये भारतीय टीम वो भारतीय टीम नहीं है जो 2 साल पहले हारी थी बुरी तरीके से वो सेमीफाइनल में, प्योरली बिकॉज़ हमारी बॉलिंग बहुत बेटर है। पिछली बार की बॉलिंग से मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार हमारी बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह हैं जो विश्व के बेहतरीन गेंदबाज हैं, तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज हैं और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड के बैट्समैन को। इंग्लैंड के बैट्समैन भी वैसे कम नहीं है अपने आप में, स्पेशली उनकी ओपनिंग बहुत बढ़िया है। जॉस बटलर कप्तान जो उनके हैं और उनके साथ फिल सॉल्ट बहुत बढ़िया ओपनिंग कर रहे हैं। मोइन अली भी नीचे आके अच्छे रन बना देते हैं। लियाम लिविंगस्टोन काफ़ी जो है तेज प्रहार करते हैं बॉल के ऊपर। तो इंग्लैंड को हराना आसान बिल्कुल नहीं होगा भारत के लिए, अगर ये मैच बारिश से नहीं, और मैं चाहता हूँ कि बारिश, हम सभी चाहते हैं कि बारिश ना हो और ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और भारत सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत अच्छा मैच खेल के अच्छी जीत प्राप्त करके फाइनल में आना चाहिए। तो ऐसी उम्मीद है, लेकिन भारत इस बार डेफिनिटली क्योंकि बुमराह है, मुझे और जिस तरह से वो बॉलिंग डाल रहे हैं और डालते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत बिल्कुल फेवरेट्स है गोइंग इनटू दिस मैच। और जी मुझे बताइए कि अभी हम रोहित और विराट की बात कर रहे हैं, तो रोहित का बल्ला तो काम करने लग गया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी पारियां खेली है, अर्धशतक भी बनाया है, लेकिन ओपनिंग में अच्छी साझेदारी नहीं हो पा रही है विराट के साथ। विराट के लिए इस मैच को लेकर काफ़ी दबाव रहेगा, बड़े प्लेयर है लेकिन अब तक कुछ खास नहीं कर पाए, तो विराट के लिहाज से इस मैच में उनसे किस तरह की उम्मीदें होगी? देखिए, विराट बहुत अच्छा खेल रहे थे आईपीएल में, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन ये ज़रूर रहेगा उनके साथ कि उन्होंने बहुत रन बनाए हैं अपने करियर में, लेकिन ट्रॉफीज़ उस हिसाब से कम हैं। चाहे हम आईपीएल देखें या इंडियन टीम देखें, वर्ल्ड लेवल की ट्रॉफीज़ कम हैं और टी20 वर्ल्ड कप तो एक भी नहीं है जिसके कि वो हिस्सा रहे हों जिस टीम का। और ये चीज़ है जो है वो उनको चुभेगी और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में तो उनकी फ़ॉर्म काफ़ी खराब रही है। वो शायद जल्दी अटैक करने गए और ठीक से अटैक नहीं कर पाए। हालाँकि एक मैच में मेरे ख्याल से बीच में वो अच्छा खेल रहे थे, जिसमें कि सभी लोगों ने अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली। आई थिंक बांग्लादेश के विरुद्ध, जहाँ पर हमने लगभग 170 बनाए, उसमें मुझे वो काफ़ी प्रभावित कर रहे थे। लेकिन उनको जो है मुझे लगता है कि ये भूल के खेलना चाहिए कि जो भी अभी तक हुआ है, ये तो एक वन ऑफ मैचेज़ होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, और अगर वो अपना कंपोज़र रखते हैं और जिस तरह के वो बड़े प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर जनरली बड़े मैच में अपना स्टैम्प छोड़ते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं, तो उनसे उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये विराट और कोहली और रोहित शर्मा और स्पेशली मुझे लगता है विराट कोहली का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप और शायद आखिरी 2-3 टी20 मैच भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से उनको जो है उसको यादगार बनाने के लिए वो अपनी पूरी, मुझे लगता है जो है जान लड़ा देंगे। और देखिए प्लेयर तो बड़े हैं ही, लेकिन हाँ, ये है कि अगर वो नहीं चलते हैं और भारत हार जाता है, तो उनके मेयर सिलेक्शन पे ही बहुत सवाल उठेंगे कि क्या उन्हें वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल देखिए बाहर बैठे हैं उनके चक्कर में, जो बहुत बढ़िया प्लेयर है। ये शुभमन गिल जो कप्तानी कर रहे हैं ज़िम्बाब्वे टूर में इसके जस्ट बाद, वो भी नहीं आ पाए हैं टीम में। तो ये 2 बड़े प्लेयर नहीं आ पाए हैं, उनकी वजह तो मतलब उभरते हुए प्लेयर नहीं आ पाए। बड़े तो अभी नहीं कहूँगा इन्हें, लेकिन हाँ, 2 बहुत प्रभावशाली जो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट है दोनों, वो नहीं आ पाए हैं। तो और उनकी वजह से, जी तो जी। मतलब उनके उनको फिट करने की वजह से। तो हम्म। देखिए प्रेशर रहेगा उन पे, हम्म। लेकिन वही है कि बड़े प्लेयर और एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मतलब हम सभी हम्म। वेट नहीं कर पा रहे हैं कि जल्दी से आए टाइम और हम मैच शुरू और हम लुत्फ़ उठाएँ मैच का। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है। 3 घंटे हालाँकि बचे अभी मैच में, और अभी अब तक का हमने जो प्रदर्शन देखा, तो जो भी क्रिकेटर्स में बल्लेबाजों से अच्छा प्रदर्शन किया है गेंदबाजों ने अब तक के मैच में। तो जो स्पिनर्स है, गेंदबाज है हमारे पास, कुलदीप को ले लीजिए, अक्षर पटेल को ले लीजिए या फिर बुमराह को ले लीजिए, तो इनका किस तरह का प्रदर्शन होगा? आगे भी इनसे आज सेमीफ़ाइनल में किस तरह की उम्मीदें होने वाली है? देखिए, मैं तो यकीनन, जैसे मैंने कहा, जसप्रीत बुमराह जो है वो बहुत बड़े हमारे तुरुप के इक्के हैं बॉलिंग में। उनकी बॉलिंग में पहलापन ज़बरदस्त है। चाहे वो नई बॉल से हो और स्पेशली पुरानी गेंद से, मुझे लगता है क्योंकि उनको अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। और उनके पास वेरिएशंस हैं, स्लोअर बॉल भी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर है, काफ़ी कुछ उनके पास है उनके तरकश में। और जैसा उन्होंने कहा कि वो ईगो नहीं रखते हैं, वो किसी भी बॉल को किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो स्पिनर्स हैं सभी अच्छा डाल
बॉलर है, स्पेशली कुलदीप तो खैर डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है फँस सकता है उनकी बॉलिंग के आगे। उनकी जो बैग ऑफ ट्रिक्स है, उनकी जो तरकीबें हैं वो काफ़ी दिलचस्प है और इंग्लैंड के प्लेयर फँस सकते हैं उनके सामने। उसके अलावा अक्षर पटेल भी काफ़ी अच्छा डाल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से टी20 क्रिकेट में अगर हम देखें विकेट टू विकेट डालते हैं। देखिए बिल्कुल मौका नहीं देते हैं बैट्समैन को उन्हें अटैक करने का और जैसे कि हमने पाकिस्तान मैच में देखा, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे वो और इमाद वसीम से पूरा 1 ओवर उन्होंने वेस्ट करा दिया अपना। तो ये तीनों बॉलर से मुझे बहुत उम्मीद है। जडेजा थोड़े-से स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। मुझे वो लेवल नहीं नज़र आ रहे हैं जिसमें वो होते थे एक ज़माने में, लेकिन आई एम श्योर वो इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। और ओवरऑल भारत के 3-4 स्पिनर खेलेंगे ये तो फिर डेफिनिटली ये विकेट स्लो होगा और अगर स्पिन डोमिनेट करता है, तो देखिए एशियन टीम्स तो डोमिनेट रहती हैं उस केस में और डेफिनिटली भारत का पलड़ा फिर जी, भारी जी। रहेगा और बॉलर्स हमारे अच्छा करने की मुझे लगता है पूरी उम्मीद है। जनरली मैंने देखा है कि जहाँ विकेट अच्छा होता है बॉलर्स के लिए भारत का पलड़ा थोड़ा हमेशा भारत बेटर परफॉर्म करता है ऐसे विकेट्स जी, में। जी। गौरव जी आप बने रहिए और पूर्व खिलाड़ी नीलेश कुलकर्णी का गयाना में भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया की उम्मीदों को लेकर कुछ कहना है। पहले हम वो सुन लेते हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, इंडिया इंग्लैंड है और दोनों टीम बराबरी की ताकत से उतर रही है। हालांकि एक अच्छा एडवांटेज है कि इंडिया के पास एक मोमेंटम अच्छा है कि विनिंग स्ट्रीक है और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि स्पिन ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया के पास वो एक एडवांटेज रहेगा क्योंकि कंडीशंस वेस्ट इंडीज में जो देखने मिली है वो थोड़ी सी स्पिनर्स को सूट करती है, असिस्ट करती है, जिसके चलते थोड़ा एडवांटेज इंडिया के फेवर में है। गौरव जी फिर से आपके पास आना चाहूंगी और मेरा सवाल अब इंग्लैंड की टीम को लेकर है कि टीम ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। बटलर समेत इन पर लगाम लगाने के लिए क्या खास रणनीति हमारे यहाँ के बैट्समैन को अपनानी चाहिए? देखिए इंग्लैंड की टीम ऑलराउंडर से भरी हुई है, ये बात सही है। राशिद तक बैटिंग करते हैं, आदिल रशीद तक बैटिंग जो है वो लोग करते हैं और स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। मोइन अली भी अच्छा डालते हैं। आदिल रशीद बहुत बेहतरीन बॉलर हैं टी20 क्रिकेट के। तो डेफिनेटली भारत को जो है जैसे मैंने कहा, लेकिन भारत को फेयरलेस खेलना होगा। रीस टोपली अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं लेफ्ट आर्म। तो दे हैव उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसको कि खेलना उतना आसान नहीं। सैम करन है जो कि आईपीएल में खेलते हैं और बहुत पिछले वर्ल्ड कप के वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। बैटिंग में भी अच्छा करते हैं, इनिंग्स अच्छा फिनिश करते हैं और बॉलिंग में भी उनको भारत हमेशा फंसा है उनके बॉलिंग के आगे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म सीम एंगल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। रीस टोपली भी लेफ्ट आर्म, तो एक तरह से बहुत मतलब इतना आसान नहीं रहेगा भारत के लिए। उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा ट्रिकी है इंग्लैंड का और बैटिंग में वो बहुत फेयरलेस खेलते हैं। उन्होंने पिछले कुछ साल से अपनी पूरी रणनीति बदल दी है बैटिंग की। और फिल सॉल्ट उसको मैं बहुत बड़ा तुर्क का एक मानूंगा। जैसे हमारे लिए बुमराह हैं, उनके लिए फिल सॉल्ट है, क्योंकि फिल सॉल्ट मैं इस समय विश्व के सबसे खतरनाक 2-3 बल्लेबाजों में मानता हूँ उनको और वो बहुत बुरी तरह अटैक करते हैं गेंद को। हमने देखा केकेआर जो टाइटल जीता कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा हाथ था उनकी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का। तो डेफिनेटली वो और बटलर भी, ये मत ना भूलिए कि बटलर भी फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने 5 छक्के मारे पिछले मैच में इसको हरमीत सिंह को अमेरिका के। तो वो उससे पता चलता है किस तरह से वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। और देखिए इंग्लैंड बहुत एक तरीके से बच बचा के आया है यहाँ तक। उन्होंने उनका जो मैच था स्कॉटलैंड से, वो बारिश हो गई उसमें। उसके बाद तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी उनके सर के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया एक समय ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड से हार जाएगा। वो ऑस्ट्रेलिया वाले मजाक भी कर रहे थे कि अब अगर हम स्कॉटलैंड से हार जाते हैं तो इंग्लैंड बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो वो धीरे धीरे करके सर्वाइव जी, करके जी। आए हैं यहाँ तक। जी। और ये उनका ग्रुप भी बहुत टफ था। गौरव जी जी सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मेरी सहयोगी करिश्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा बताइए कि गयाना में क्या माहौल है इस वक्त और मैच के लिए फैंस कितने एक्साइटेड है, किस तरह की तैयारियां वहां पे दिखाई दे रही है? जी देखिए, अभी तो फैंस के आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल अपडेट दे दूं कि गयाना में बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग छतरियां लेकर निकल पड़े हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश एकदम से शुरू हो गई है गयाना में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक मैच के लिए जो है मुश्किल होगा देखने के लिए कि कितनी तेज ये बारिश होती है, कितनी देर की बारिश होती है और किस तरीके से भारतीय टीम इसको देखेगी। तो बहुत ज्यादा तेज बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। करिश्मा
और बाकी फैंस को लेकर क्या स्थिति है? कोई इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है वहाँ की लोग बेताब है मैच के लिए, इंतजार नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा कितनी तेज इस वक्त बारिश हो रही है। मैं आपको फ्लिप करके भी कोशिश करूंगी दिखाने की कि बारिश का जो इस वक्त हाल है वो आप देख सकते हैं। कितनी तेज बारिश इस वक्त गयाना में हो रही है। तो फैंस के आने में तो अभी काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो आप बताइए मुझे, आप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि आप इस मुकाबले को किस तरह से देखती हैं। शायद मौसम की खराबी की वजह से करिश्मा से हम डिस्कनेक्ट हो गए। गौरव जी, मैं लौटकर आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से करिश्मा ने अभी बताया कि वहाँ लगातार बारिश हो रही है और हैवी रेन्स हो रही है, तो बारिश भी इस मैच में एक बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई रिजर्व डे नहीं रखा है आईसीसी ने, हालांकि 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रखा है, लेकिन मैच रद्द होने के लिए भी कम से कम 10 ओवर चाहिए। डकवर्थ लुइस को भी ध्यान में रखकर क्या टीम इंडिया को रणनीति बनाना चाहिए? रणनीति बनाना इस तरह के ट्रंकेटेड मैच में जहां पर कि 10-10 ओवर का ही अगर मैच होगा या 7-8 ओवर पर टीम का मैच होगा तो वो बहुत मुश्किल होता है रणनीति बनाना। क्योंकि टॉस के बाद आपको बैटिंग, अगर आप हार जाते हैं तो सामने वाली टीम आपको मोस्टली आपको बैटिंग ही कराएगी, ताकि उनको टारगेट चेज करने को मिले, उनको पता हो कि उन्हें क्या टारगेट चेज करना है। और इस तरह के मैच में फिर कुछ नहीं, खाली एक लॉटरी का मैच हो जाता है जिसमें कि कुछ नहीं कह सकते आप। सामने वाली टीम भी जीत सकती है, भले ही से उनके पास प्लेयर आपके जितने बड़े प्लेयर ना हो। ठीक है, जितना जितना ज्यादा मैच बड़ा होता है उतना ही आपके प्लेयर्स क्वालिटी, जो आपके प्लेयर्स की हाई क्वालिटी है वो दिखती है। लेकिन छोटे मैच में कुछ नहीं, इस तरह में जो कुछ नहीं कह सकते। और ये मुझे मुझे लगता है कि आईसीसी ने बहुत बड़ी गलती करी कि रिजर्व डे नहीं रखा है सेमीफाइनल के लिए। बहुत अनप्रोफेशनल है ये। हालांकि ठीक है 4 घंटे एक्स्ट्रा रखे और वो सब किया, लेकिन उन्हें एक रिजर्व डे डेफिनेटली दोनों सेमीफाइनल्स में रखना चाहिए था, सिर्फ एक में नहीं। तो ये जो जिस तरह की, मुझे लगता है ये वेस्ट इंडीज और यूएस में आखिरी वर्ल्ड कप है। इसके बाद शायद दोबारा कभी वर्ल्ड कप नहीं होगा वहां पर, क्योंकि बहुत सारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और इस तरह के इश्यूज आए हैं और बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। क्योंकि आज हमने देखा कि जैसे अफगानिस्तान भी खराब परफॉर्म किया, उसके बाद माइकल वॉन ने ट्वीट किया, जो इंग्लैंड के भूतपूर्व कप्तान है, कि 4 घंटे तो उनकी फ्लाइट डिले हो गई और उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका भी नहीं मिला वहां पर ट्रिनिडाड में उनके सेमीफाइनल के पहले। तो तो देखा मुझे लगता जाए है ये तो सब अनफॉर्चुनेट है। अगर मैं सब देखें कि बारिश से मैच जो है धुल सकता है इतना बड़ा, ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। जी जी, तो बारिश भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम सबको इंतजार है आज के मैच का। और टीम इंडिया को ढेर सारी बधाइयाँ, मैच की ट्रॉफी जीत कर आए। और इसी के साथ आपका भी शुक्रिया करूंगी, काफी अच्छी चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू, इसी थैंक के यू, सेम साथ हियर। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने जहां 24,000 का नया स्तर बनाया, तो वहीं सेंसेक्स भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बाजार का पूरा एक्शन जान लेते हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार से। 24,000 का मार्क टच किया पहली बार। और अगर सीरीज वाइज देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया है इस सीरीज में। आज का जो ब्रेकआउट आया है वो एक्चुअली दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से आया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में खुद रिवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट आया है। तो इस वजह से निफ्टी में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी नजर आई। और अगर 24,000 का मार्क देखें तो 23,000 से 24,000 आने तक सिर्फ 23 सेशंस ही लगे थे। तो यहाँ पे काफ़ी एक पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पे थोड़ा सा मूड खराब करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर निफ्टी को थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल है। दूसरे बड़े इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप एक्चुअली 6-7 सेशन से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहे, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो इस सीरीज में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए और निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर
निर्णय था, जिसने कि कुछ 10% से भी ज़्यादा का अपमूव दिया है इस सीरीज़ में। साथ ही साथ निफ्टी फार्मा भी हरे निशान में क्लोज हुआ, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। अब एफएनओ स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे टॉप गेनर्स की लिस्ट में हमें इंडिया सीमेंट, ओरेकल फाइनेंशियल और संवर्धना मदरसन जैसे स्टॉक नजर आते हैं। जबकि टॉप लूजर्स की बात की जाए तो इस सीरीज में हमें इप्का लैब, हिंदुस्तान कॉपर और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक नजर आते हैं। बट ओवरऑल सीरीज देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी नजर आई है। बढ़ते हैं आगे और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का, जहां हम देखेंगे कि आज किन 5 शेयरों में दमदार एक्शन दिखाई दिया। बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे हम दिन के ट्रेड में 5 अहम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या स्टॉक्स लाते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम, एक्शन, न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट फ्लोज देखने मिलती है। सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है, स्टॉक ऑफ द डे भी कह सकते हैं, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिन्होंने एक्वायर किया इंडिया सीमेंट्स को। तो इंडिया सीमेंट्स जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने लगभग 23% स्टेक कंपनी में ली है आपके ओपन मार्केट के जरिए, और जो प्राइस रखा है 267 रुपीज़ का रखा है। इस डील कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ईवी पर टन $91 का आ रहा है। इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट जो है केशोराम इंडस्ट्रीज़ को भी खरीदे थे। तो साउथ रीजन में जो है अपनी पकड़ वो और मजबूत कर रहे हैं, और पहली बार हुआ है कि इंडिया सीमेंट्स का जो मार्केट कैप है वो $1 बिलियन टच किया है। अब बात करते हैं तो स्टॉक वायदे बाजार से भी बाहर निकल गया अगस्त के सीरीज से। दूसरा स्टॉक रहने वाला है रूट मोबाइल, एक सीपैस कंपनी है, आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वाली कंपनी है। यहाँ पे जो है बहुत बड़ी करार हुई है माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉक्सिमस ग्रुप के साथ, जहाँ पे जो डिजिटल कम्युनिकेशन और क्लाउड को लेके उस पर एक बहुत बड़ा करार हुआ है। अभी रूट मोबाइल में स्टॉक में तेज़ी इसलिए देखने मिली क्योंकि रूट मोबाइल प्रॉक्सिमस ग्रुप का एफिलिएट आर्म है। तो जिस तरह प्रॉक्सिमस को बिजनेस मिलेगा उस तरह रूट मोबाइल को भी मिलेगा। इसके कारण स्टॉक में एक भारी उछाल दिन के ट्रेड में देखने मिला। अगर हम तीसरी स्टॉक के बारे में बात करें जेनेसिस, तो यहाँ पे उनका एक अहम पार्टनरशिप आया एनएनजी के साथ। अब ये है ऑटो और मोबिलिटी सॉल्यूशंस को लेके। अगर एनएनजी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है नेविगेशन और जो कार टेक्नोलॉजी होती है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर जिन ब्रांड्स के मैं नाम लूँगा वो शायद आप जानते होंगे, जैसे बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फरारी, रेनॉल्ट, फोर्ड, माजदा, JLR जैसे दुनिया भर के बड़े कंपनीज़, कार कंपनीज़ को ये जो है मैप के सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पे जेनेसिस को जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया, और स्टॉक ऑफ कोर्स लो वॉल्यूम काउंटर है, लेकिन स्टॉक में भारी तेज़ी देखने मिली। हाल ही में उनको 2-3 बड़े AI रिलेटेड ऑर्डर्स भी आए हैं, और पिछले साल गूगल का भी ऑर्डर आया है। तो इस स्मॉल कैप स्टॉक को हमेशा अपने नोट या रडार में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जो है टायर स्टॉक्स, हमने एनालिस्ट से बातचीत की तो पता चला कि टायर स्टॉक्स में जो है प्राइस हाइक्स देखने मिल सकते हैं आपके जुलाई के स्टार्टिंग में। अब याद रखिए सबसे पहले सीएट जो है अपनी प्राइस जो है SCV और PCR सेगमेंट जो होता है वहाँ पे 1 से 2% तक जो है दाम बढ़ा सकते हैं। 29 जून से ये लागू होगा। और वही अपोलो टायर्स की बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5% तक का प्राइस हाइक अक्रॉस सेगमेंट्स हमें देखने मिल सकता है 1 जुलाई से। हालांकि MRF ने अभी तक कोई प्राइस हाइक नहीं लिया है। इंटरेस्टिंगली जो टायर के रॉ मटेरियल प्राइसेस होते हैं जिसको नेचुरल रबड़ कहते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो ऑफकोर्स उसका जो इम्पैक्ट है और अब रिप्लेसमेंट डिमांड भी बढ़ोतरी हो रही है, तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण टायर कंपनीज जो है प्राइस हाइक ले रहे हैं। और हमारा जो 5वां का सेगमेंट है या 5वां स्टॉक है 5 का पंच में, वो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है 18 आवर स्वदेश में खबर गरम है का, वहाँ से हमने ये स्टॉक लिया है, वो है गेल। यहाँ पे हमारे डीलर से बातचीत हुई तो पता चला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो है बिकवाली चल रही है ओपन मार्केट में। और देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का लगभग 10% स्टेक जो है कंपनी में है। और आज जो है दिन के ट्रेड में 5 लाख शेयर्स एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंपनी में वो कोटक और SBI म्यूचुअल फंड है। और मई के महीने में तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी एग्जिट ले लिया था। देखा जाए तो स्टॉक के जो है शॉर्ट टर्म प्रेशर भी है दो। एक है कि जो गैस प्राइसेस है वो हायर साइड में है, और दूसरा बात है कि जो केमिकल के जो पेटकेम स्प्रेड्स होते हैं वो नेगेटिव साइड में है। तो उसके कारण जो है गेल में ओवरऑल थोड़ी सी नेगेटिव जो है ओवरऑल शॉर्ट टर्म में देखने मिल रही है प्रेशर, और DIs की सेलिंग भी आ रही है। तो ये अहम 5 स्टॉक्स है जो हमारे 5 के पंच के लिस्ट में आज आते हैं। बढ़ते हैं आगे और बजट में पावर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव है। एक्सक्लूसिव खबर लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, बताएं कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं? देखिए, आगामी बजट में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट ये है कि ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो सकता है।
और उसकी क्षमता करीब 50,000 मेगावाट की हो सकती है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि सरकार ने जो टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, लिहाजा उसका इवैक्यूएशन कैसे हो, जो इस एनर्जी का जनरेशन होगा उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, उसके लिए करीब 50,000 मेगावाट की क्षमता के जो नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी घोषणा हो सकती है। और ये वाइडर प्लान जिसकी रूपरेखा ऊर्जा मंत्रालय ने पहले तैयार की है उसी का हिस्सा होगा, जिसमें करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। उसमें करीब 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी का ऐलान सरकार करेगी। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से आएगा। इंडस्ट्री के साथ वाइडर कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उसका भी ऐलान हो सकता है और उसके लिए भी सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वो दरअसल न्यू हाइड्रो पॉलिसी से संबंधित है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात का प्रस्ताव दिया है कि कुछ नए गाइडलाइंस के साथ, कुछ नए बदलाव के साथ जो न्यू हाइड्रो पॉलिसी है उसको जारी करने की ज़रूरत है, ताकि देश भर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। और नॉर्थ ईस्ट में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह के जो प्रस्ताव हैं ऊर्जा मंत्रालय ने दिए हैं वित्त मंत्रालय को, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जी, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।